हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज मैं 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में बॉयलर का प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। हमारी 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में 3 स्टेप हैं। पहली स्टेप है राइट डाउन प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम लिखेंगे, इसमें हम थिंक करेंगे, स्टडी और कंसल्ट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है हमारी, उसमें जो भी सॉल्यूशन होगा उसका लिस्ट बनाएंगे। स्टेप नंबर 3 है सिलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। यहाँ पर मैं सिंपल अरेंजमेंट ऑफ FBC बॉयलर का सर्किट दे रहा हूँ। इसमें फर्नेस होती है, इसमें फर्नेस में फ्यूल बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में। उसके बाद ये बॉयलर है, इसमें सुपर हीटर है, बॉयलर ड्रम है, एकोनोमाइजर है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फीड पंप से वाटर आता है और इसमें स्टीम बनता है। स्टीम हमारा टरबाइन में जाएगा, टरबाइन से फिर हमारा वापस रिटर्न कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर में कूलिंग टावर से कूलिंग होती रहती है। उसके बाद ठंडा होने के बाद फिर से फीड पंप में आएगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहेगी और जो बॉयलर से एग्जॉस्ट जो गैस है वो स्टैक में चली जाती है। तो ये मैं एक सिंपल अरेंजमेंट बताया आपको। ये पावर प्लांट में भी यूज होता है। यदि आप दूसरा इंडस्ट्री है तो स्टीम टरबाइन में ना जाके आपके प्लांट में जाएगी। तो ये मैं खाली समझने के लिए बताया, बाकी आगे हम फॉल्ट फाइंडिंग में बात करेंगे। फॉल्ट फाइंडिंग में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता बॉयलर के बारे में, खाली हम डायरेक्ट फॉल्ट फाइंडिंग पे आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। इसमें है राइट डाउन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है पुअर बॉयलर परफॉर्मेंस, मतलब इफ़िशेंसी उसकी बहुत कम है। तो इसमें थिंक करेंगे, स्टडी करेंगे, कंसल्ट करेंगे। नेक्स्ट मैं थिंकिंग में जाना चाह रहा हूँ। थिंकिंग वाले पार्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कंट्रीब्यूटर एलिमेंट हैं पुअर परफॉर्मेंस के लिए, वो सुपर हीटर है, वाटर फीड टेम्परेचर है, स्टीम टेम्परेचर है, द अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस, कितना हम स्टीम बना रहे हैं, द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम, हम फ्यूल कितना खर्च कर रहे हैं, और कैलोरीफिक वैल्यू है, और फ्यूल कंबर्सन कि फ्यूल कैसा जल रहा है। ये सब चीज़ें हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। अगला पार्ट है स्टडी कंसल्ट। तो स्टडी वाले पार्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बॉयलर का जो भी आप बॉयलर यूज कर रहे हैं उसका एक बार मैनुअल अच्छे से पढ़ लीजिए। और कंसल्ट में यही है कि जो भी आपके यहाँ स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप एक बार बात कर लीजिए। और कंसल्ट में एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप जब भी कंसल्ट करते हैं तो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सही चीज़ सिलेक्ट करना है। यदि आपने गलत आदमी से कंसल्ट किया और उसने गलत सलाह दे दी, उस पर आपने काम करके अपना काम ख़राब कर दिया, तो ये माना जाएगा, इसमें गलती आपकी मानी जाएगी, वो सलाह देने वाले की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि काम आप कर रहे हैं। तो काम हमेशा सही होना चाहिए, ये आपको ज़रूर सोचना है। तो सलाह आप सबसे ले लें, लेकिन सलाह वही मानना है जिससे काम सही होता है। जिससे सही होने की संभावना नहीं है वो उसको छोड़ दें। आइए तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरा पहला सॉल्यूशन है सुपर हीटर। यदि आपके बॉयलर में सुपर हीटर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। तो मैं ले रहा हूँ सुपर हीटर। सुपर हीटर इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल हीट टू द स्टीम which make the steam drier and eliminate water molecule in the steam, making it a higher temperature vapor which is able to make more power and at the same time decrease the amount of condensate that is more common in saturated steam applications. The steam being higher in temperature is also better for transporting because it has many degrees of losses before it goes to
कंडेंस। यदि ये सुपर हीटर में हमारा कुछ स्केलिंग वगैरह आ गया है या बाहर कुछ फॉरेन मटेरियल डिपॉजिट हो गया है, कुछ करोजन है, तो क्या होगा, सुपर हीटर बराबर काम नहीं करेगा। इसी कारण हमारा जो स्टीम का परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा। तो इस पे भी ध्यान देखना है। कई बार क्या होता है, ट्यूब चोकिंग हो जाती, चोक हो गई तो ट्यूब फटने का भी चांस रहता है। तो वो सब देखना है। यदि ऐसा कुछ लगता है कि परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है तो एक बार डी स्केलिंग भी कर सकते हैं बॉयलर का। और बाकी क्लीनिंग वगैरह, रेगुलर क्लीनिंग जो है वो करना है। स्टेप 2 का सेकंड पॉइंट है वाटर फीड टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर टैंक विद इन ए बॉयलर शुड बी मेंटेन between 185 and 195 degree Fahrenheit या 85 to 90 degree centigrade to reduce the amount of oxygen in the water। यदि हम फीड वाटर को 85 से 90 के बीच में यदि गर्म करके रखेंगे तो बॉयलर को नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी आता है आपका, उसको गर्म करने में जो एनर्जी लगती है या वो जो टाइमिंग लगती है वो बच जाएगा। तो इससे भी हमको फ़ायदा होगा। यदि हम फीड वाटर को 85 डिग्री और 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म नहीं कर रहे हैं तो नेचुरली हमारे बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो डाउन आएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है स्टीम टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ स्टीम आल्सो कॉज इट्स इफेक्ट ऑन कॉस्ट। यदि हम स्टीम का टेम्परेचर हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम बढ़ा के ले रहे हैं, मान लीजिए आपको 200 डिग्री टेम्परेचर की अंदर प्लांट में ज़रूरत है, यदि आप 250 या 210 या बहुत ज़्यादा बढ़ा के ले रहे हैं तो बाद में क्या होगा, आपको अंदर टेम्परेचर प्लांट में रिड्यूस करना पड़ेगा और जो एनर्जी है वो लॉस होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जो आपको टेम्परेचर अंदर सिस्टम में रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लीजिए, बहुत ज़्यादा मत लीजिए, नहीं तो इससे भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी और जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट मेरा फोर्थ पॉइंट है द अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस। टू रिड्यूस स्टीम यूजेज इन योर प्रोसेस, इंसुलेट द ऑल पाइप लाइन walls and tank which are heated by steam and arrest the all steam leakages of system। regular check the all traps। जो भी स्टीम ट्रैप लगे हुए हैं उनको रेगुलर चेक करते रहें। मान लीजिए कोई स्टीम ट्रैप है, पास हो गया, बाईपास हो गया, वो स्टीम को वेस्टेज करेगा तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन स्टीम का बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए आप बॉयलर का से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। या कहीं लीकेजेस हैं या इंसुलेशन नहीं किया है उससे भी आपका हीट लॉस होगा, हीट लॉस होने से आपका स्टीम का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो अननेसेसरी जो भी चीज़ें हैं जो हीट को लॉस कर रही हैं उन्हें आप बंद कर देंगे तो उससे भी आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा बॉयलर का, और दूसरा क्या है, आपका कॉस्ट भी सेविंग हो जाएगा, फ्यूल भी सेविंग हो जाएगा। स्टेप 2 का फिफ्थ पॉइंट है द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। कीपिंग द वाटर साइड ऑफ योर बॉयलर क्लीन एंड फ्री ऑफ लीक्स रिक्वायर diligent water treatment। Inspect your boiler's water side regularly, clean out any mud lakes and mud drums to ensure good heat transfer from the metal to the water। Scale will accumulate on heat transfer surface because of high water hardness, improper chemicals and not blowing down the boiler regularly। This scale will impede the heat transfer, reducing your boiler efficiency। The scale will also keep the water from cooling these heat transfer surfaces। If left untreated, the scale can cause the boiler to overheat, leading to costly boiler रिपेयर एंड लीक्स। तो बॉयलर में यदि स्केल फॉर्मेशन अंदर ट्यूब में हो गया है तो
बहुत ही नुकसानदायक है। इसे रेगुलर क्लीन कर लें या डीस्केलिंग कर लें टाइम टू टाइम बॉयलर का, तो बेहतर होगा। क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे तो हम इसमें हमको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा। जब हीट ज़्यादा देंगे तो नेचुरली फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो स्केलिंग होगी तो इनडायरेक्टली फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, और हीट जो एक्स्ट्रा जनरेट होगी वो फ्लू गैस के थ्रू बाहर चली जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट है मेरा कैलोरीफिक वैल्यू। देयर आर टू डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू, ए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV एंड ए नेट कैलोरीफिक वैल्यू NCV। द GCV इज़ द टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कंबर्सन प्रोसेस। यदि हमारी फ्यूल की GCV अच्छा है तो हमको हीट एनर्जी अच्छा मिलेगा और बॉयलर का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं आगे और क्लियर करूँगा, जो आपको मैं फार्मूला बताऊँगा एफिशिएंसी कैलकुलेशन का, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है 7, फ्यूल कंबर्सन। तो एक्सेस एयर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द कंबर्सन and the combustion of fuel. The combustion efficiency increase with increased excess air until the heat loss in the excess air is larger than the heat provided by more efficient combustion. यदि हमारे जो फ्यूल जल रहा है उसके लिए प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी या जो उसकी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी, तो फ्यूल कंबर्सन अच्छा हो जाएगा। और यदि कम मिलेगी तो प्रॉब्लम हो सकता है, फ्यूल अनबर्न फ्यूल भी बाहर आएगा। तो इसमें फ्यूल और एयर का कॉम्बिनेशन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आप देख लें, यदि अनबर्न फ्यूल निकल रहा है बाहर गैस में, तो उसमें थोड़ा ऑक्सीजन कम मिल रहा है, बराबर बर्निंग नहीं हो रहा है, उसका भी देखना है। बर्निंग हमारा बराबर होना चाहिए, फ्लूइडाइजेशन बराबर होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो उसको सही करना है कि कहीं कोई लाइन वगैरह जाम तो नहीं है, कहीं चोकअप तो नहीं है। कई बार कोल लाइन जाम होती है, आगे और भी लाइन जाम हो जाती हैं, तो प्रॉपर कोल नहीं जाता है या एयर बराबर फ्लो नहीं मिल रहा है। तो रेगुलर जो भी एयर का जो गैलरी है और फ्यूल का जो है वो बराबर क्लीनिंग करना है। मेरा 8वां पॉइंट है इफिशिएंसी फार्मूला। तो यहाँ जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ ये सिंपल एक जजमेंट लगाने के लिए है, एकदम एक्यूरेट आपको नहीं आएगा, लेकिन आप एक जगह पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने लॉसेस वगैरह नहीं ऐड किया है। जो बॉयलर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं उसको इस फार्मूले में शामिल नहीं किया है, क्योंकि हमको काम करना है। तो जनरल हम जो लॉसेस हैं वो जो हो रहे हैं वो एक तो होंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं यदि हमें अपने बॉयलर की एफिशिएंसी पता चल जाए। तो इसमें एफिशिएंसी का है जो सीधा इसमें सिंपल है कि एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट और मल्टीप्लाई बाई 100। तो एनर्जी आउटपुट क्या है, जो क्वांटिटी ऑफ स्टीम है वो उसमें हम जो स्टीम की इंथैल्पी है और वाटर की इंथैल्पी है, स्टीम की इंथैल्पी में से वाटर की इंथैल्पी हम कम करके उसकी क्वांटिटी ऑफ स्टीम में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे हम कितना हम क्वांटिटी फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो उसका GCV वैल्यू क्या है। तो आप सिंपल इस तरह से भी कर सकते हैं कि 24 आवर में यदि आपके इसमें फ्लो मीटर लगा है, स्टीम फ्लो मीटर लगा है, तो आप देख लीजिए 24 आवर में कितना आप स्टीम जनरेट कर रहे हैं और 24 आवर में आपने कितना कोल कंज्यूम किया है। तो ये दोनों फिगर को लेके आप ये फार्मूले में पुटअप कर दीजिए, तो आपका एक
इफ़िशेंसी आ जाएगा। उसके बाद आप काम करके देखिए, फिर आप दोबारा कैलकुलेट कर लीजिए। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यदि आप स्टीम का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे आपका 24 आवर में जो स्टीम जनरेशन है 288 टन है, और स्टीम का जो इंथैल्पी है 667.1 मान लीजिए। वाटर का इंथैल्पी यदि आप 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके वाटर दे रहे हैं तो इसका हम 90 मान लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो हीट है, हीट आउटपुट हो जाएगा 166,205। और हीट इनपुट में हम ले लेते हैं फ्यूल जो कंजम्पशन है, मान लीजिए 24 आवर में आप 50 टन कोल बर्न कर देते हैं, और जीसीबी है उसका 4857.2, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट इनपुट हो जाएगी 242860। तो इसको आप इफ़िशेंसी के फार्मूले में डालेंगे तो आपको 68.44% इफ़िशेंसी आएगी। तो ये मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, अब बाकी एक्चुअल डाटा लेके कैलकुलेट करके देख लीजिए। स्टेप थर्ड है सिलेक्ट एवरेज सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। तो आपको जो भी सॉल्यूशन मेरा अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए और उस पर काम स्टार्ट कर दीजिए। या आपने जो भी लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन बनाया है बॉयलर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो 1 बाय 1 करके आप लेना चालू कर दीजिए। जैसे जैसे आप काम करेंगे आपका इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हो सके तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।